डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में बात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट हैं। तो पहले पॉइंट के बारे में जो हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला क्या है, d/dx। और दूसरा पॉइंट शुरू करने से पहले एक बात और ध्यान रखेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे, जो 2/2 ऑर्डर के लिए जो मैं बताऊंगा वही सेम फॉलो करेगा, चाहे ऑर्डर 3/3 का ही हो, क्योंकि हमारे पास तो क्वेश्चन जो मिलेगा वो 3/3 ऑर्डर का ही मिलेगा। ये एक फंक्शन है f(x), ये g(x) और ये हमारे पास फंक्शन लिखे हुए हैं। अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन के बारे में बात आएगी तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं, या तो रो वाइज या फिर क्या कॉलम वाइज। तो सबसे पहले मैं क्या करना होगा कि अगर फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो सेकेंड रो को मैं कांस्टेंट ट्रीट करूँगा। तो जैसे ही फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन किया, d/dx f(x), d/dx g(x), तो सेकेंड रो एज इट इज ऐसे रहेगी, प्लस अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो कांस्टेंट हो जाएगी और सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये f(x), ये g(x) और d/dx h(x), d/dx ये i(x). तो ये हुआ डिफरेंशिएशन रो वाइज, ठीक। अब उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं कि इसमें सेकेंड, अगर डिफरेंशिएशन में क्या कर रहा हूँ कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज में क्या होगा, तरीके में कोई चेंज नहीं होगा। अगर फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन होगा तो सेकेंड कॉलम ट्रीट एज ए कांस्टेंट। तो यहां से d/dx f(x), d/dx दिस, और अब सेकेंड कॉलम कांस्टेंट था, प्लस अब फर्स्ट कॉलम वैसे रहेगा और सेकेंड कॉलम का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये f(x), ये h(x) और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कॉलम, डिफरेंशिएशन ऑफ ये फर्स्ट कॉलम में जो जो फंक्शन लिखे हैं उन सभी का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जो थर्ड हम लोग का है कि इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉलम में या एक स्पेसिफिक रो में फंक्शन होगा, बाकी सब जगह क्या कांस्टेंट। तो जिस रो में फंक्शन है या जिस कॉलम में फंक्शन है केवल उसी का ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि अभी जो रूल बताया है उससे सोच सकते हैं। पहले मैं ये लाइन लिख दे रहा हूँ फिर याद दिला रहा हूँ। पहले फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर लिया और अब इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम जो है एज ए कांस्टेंट वर्कआउट करेंगे। अब अगर मान लो मैं इसके आगे प्लस करके लिखता, जो कि लिखूंगा नहीं, तो मुझे सेकंड कॉलम का डिफरेंशिएशन करना पड़ता, और सेकंड कॉलम में सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो इस वजह से डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। अब सिमिलरली इसके बाद थर्ड का करूंगा तो वो भी क्या आ जाएगा, 0। तो फाइनली यहाँ से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम में ही फंक्शन है तो उसी रो या उसी कॉलम का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, बाकी जगह की कोई जरूरत नहीं। अब वो डिफरेंशिएशन चाहे एक बार हो चाहे वो क्या हो, n बार हो, n टाइम डिफरेंशिएट किया जा रहा हो, एक ही मतलब होगा। और अब यहां से कुछ पॉइंट और, अगर मान लो मैं n टाइम्स साइन ax प्लस b का n टाइम डिफरेंशिएशन करता हूं तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a टू द पावर n साइन n π/2 प्लस ax प्लस b होता है। अब ऐसे ही nth डेरिवेटिव ऑफ cos अगर लिखा जाए तो cos ऑफ ax प्लस b जो होता है वो a टू द पावर n cos n π/2 प्लस ax प्लस b। और अगर हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल यानी x टू द पावर n का n टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये वैल्यू फैक्टोरियल n होती है। तो ये पहले रिजल्ट नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें इस फंक्शन का n टाइम डिफरेंशिएशन करना है और उसकी किस पे वैल्यू निकालनी है, 0 पे।
अच्छा, अब मुझे जब डिफरेंशिएशन इसका एन टाइम करना है तो मैं ये देखूंगा कि इस पूरे डिटर्मिनेंट में वेरिएबल कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो वेरिएबल रिप्रेजेंट हो रहा है सिर्फ फर्स्ट रो में ही रिप्रेजेंट हो रहा है, सेकेंड रो और थर्ड रो कहाँ काम कर रही है एज ए कॉन्स्टेंट। और फिर हमने अभी देखा है प्रॉपर्टीज में कि अगर n टाइम्स या कितने भी टाइम्स अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है और अगर सिर्फ एक सिंगल रो या एक सिंगल कॉलम में ही फंक्शन है तो उसी रो या उसी कॉलम का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से d टू द ये nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n sin x, nth डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये फैक्टोरियल n साइन n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 2 0 a स्क्वायर a क्यूब। और अब हमें क्या करना है, इन सब का nth डेरिवेटिव। तो nth डेरिवेटिव के लिए फार्मूला हम लोग के पास है। तो यहाँ पे भी देखा कि x टू द पावर n का n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, फैक्टोरियल। और यहाँ पे a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ से जो आएगा हमारे पास वो क्या आ गया, फैक्टोरियल n, फिर क्या आ जाएगा साइन n पाई बाई 2 प्लस x। और सिमिलरली कॉस वाले में भी क्या आ जाएगा, n पाई बाई 2 प्लस x। और ये क्या है, फैक्टोरियल n साइन n पाई बाई 2 कॉस n पाई बाई 2 0 a स्क्वायर a क्यूब। तो ये हम लोगों ने निकाली है इसका nth डेरिवेटिव। लेकिन हमारा जो nth डेरिवेटिव पूछा जा रहा है तो किस पे पूछा जा रहा है, 0 पे। तो मैं यहाँ पर x के प्लेस पे 0 पुट कर दूंगा और जैसे 0 पुट करूंगा तो फैक्टोरियल n, ये 0 जब होगा तो क्या बनेगा, साइन n पाई बाई 2 कॉस n पाई बाई 2, ये कॉस n पाई बाई 2 साइन n पाई बाई 2 फैक्टोरियल n 0, ये a स्क्वायर ये a क्यूब। और अब डिटर्मिनेंट में 2 रोज इक्वल हो गई हैं, तो जब 2 रो इक्वल हो गई तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। यानी इस पूरे क्वेश्चन में nth डेरिवेटिव जो इस फंक्शन का निकलेगा वो क्या आएगी, उसकी वैल्यू 0। इसको नोट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिया गया है डेल्टा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये दे दिया गया है और हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करने से पहले इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू है x, ये क्या है, एक 2 फंक्शन है उनका क्या है, ये डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब कि x f डैश का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक को फर्स्ट समझेंगे और एक को क्या, सेकेंड। तो x f डैश प्लस f। और यहाँ पे जो दिया गया है ये सेकेंड वाला, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से ये कैसे होगा, एक सिंगल टाइम जब डिफरेंशिएशन होगा, एक फर्स्ट और एक क्या, सेकेंड। तो ये एक्स स्क्वायर एफ डैश और फिर दूसरा क्या रहेगा 2xf और एक डैश बाकी रहेगा कि नहीं, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ। अब ये डैश को हम लोग अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ जब ट्रांसफर किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एफ डैश दिस, और ये 2 तो कांस्टेंट है, ये आ गया। और यहाँ पे फिर से एक फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। तो ये एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एफ डैश एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 तो ऐसे ही रहेगा। और ये जो फर्स्ट और सेकेंड थे, ये x, ये f डैश f और x का डिफरेंशिएशन क्या, 1। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जरा ध्यान देंगे, ये 2x f डैश और ये 2x f डैश ये दोनों क्लब हो जाएंगे। तो ये कितना रहेगा, 4x f डैश प्लस 2f। अब मैं बाकी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाकी में क्या है कि f रिप्लेस हो गया g से, f रिप्लेस हो गया क्या, h से, f रिप्लेस हो गया g से। सिमिलरली यहाँ भी f रिप्लेस हो गया किससे, h से। तो मैं वैल्यू ऐसे ही रख दूंगा। तो ये क्या बन गया, x f डैश प्लस f और ये थर्ड रो का एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये g और ये क्या है, x g डैश प्लस g और ये एक्स स्क्वायर जी डबल डैश 4x जी डैश प्लस 2g, ये h एक्स h डैश प्लस h 4x h डैश
प्लस 2h। और अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करने से पहले कुछ ऑपरेशन वगैरह लगा के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं R2 रो में R2 माइनस R1 कर देता हूँ, ये F वाले टर्म हट जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं R3 रो में R3 माइनस 2R1 कर देता हूँ तो भी टर्म कुछ कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले इतना काम हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये आ गया f x f डैश x स्क्वायर f डबल डैश प्लस x, ये g x g डैश, ये हो गया, ये h और प्लस 4x h डैश, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग और देख रहे हैं, एक लाइन और सिंप्लीफाई होगा। क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा? अगर R3 में R3 माइनस 4R2 कर दूँ तो भी तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू x f डैश और ये x स्क्वायर f डबल डैश g x g डैश x स्क्वायर g डबल डैश h x h डैश और x स्क्वायर h डबल डैश, ये बन जाएगा। और अब एक काम हम लोग और करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो, इसमें हमें जो प्रूव करना है उसमें एक्स क्यूब वाले टर्म किस में लाना है? थर्ड रो। सेकेंड रो में x लाना ही नहीं, तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि सेकेंड रो में x सब में है कि नहीं, तो उसको कॉमन निकाल के थर्ड रो में क्या कर देता हूँ? ट्रांसफ़र। पहले x सेकेंड रो से x क्या हुआ? कॉमन, और फिर थर्ड रो में क्या हो गया? ट्रांसफ़र। तो यहाँ से जो मेरे पास बचेगा डेल्टा इक्वल टू एक्स जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश और ये एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ से क्या शुरुआत हो जाएगी? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन जब मैं करूँगा तो इसमें किसमें फ़ायदा है, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं इसमें कॉलम वाइज करता तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन रो वाइज करता तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन होगा तो सेकेंड रो थर्ड रो सेम रहेगी कि नहीं? लेकिन जैसे फर्स्ट रो का करोगे तो ये दो रो सेम होकर वैल्यू क्या कर जाएगा? 0। फिर सेकेंड रो का मैं डिफरेंशिएशन करूँगा और फर्स्ट और थर्ड सेम रहेगी, लेकिन जैसे तुम ध्यान दोगे कि केवल सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा तो इसमें समय डबल डैश हो रहा है कि नहीं? और ये रो ऐसे रहेगी, ये रो ऐसे रहेगी, इससे एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा कि नहीं? तो ये सेकेंड रो थर्ड रो फिर से क्या रहेंगे? सेम। तो फिर से उसकी वैल्यू क्या कर जाएगा? 0। और फिर इसके बाद थर्ड इसी रो का क्या होगा? डिफरेंशिएशन। तो यही तो चाहिए हम लोग को। तो यहाँ से बात समझे कि नहीं? क्या हुआ? पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट रो एफ डैश जी डैश, ये क्या हो गया? एच डैश। तो ये डिफरेंशिएशन करने से पहले ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि किधर से डिफरेंशिएशन करने से हम लोग को बेनिफिट है। प्लस सेकेंड रो प्लस अब एफ डैश एक्स क्यूब एफ डबल डैश होल डैश जी डबल डैश एच और अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सिमिलरली इसकी 0 के हो गए, बात क्लियर हो गई ना, क्योंकि एक्स क्यूब थर्ड रो से क्या हो गया? कॉमन, और फिर सेकेंड रो और थर्ड रो क्या हो गए? सेम। तो इसका रिजल्ट भी क्या आ गया? 0। और ये बच गया, यही हम लोग को क्या करना था? प्रूफ। तो ये जाके क्वेश्चन का क्या हो गया? प्रूफ। फिर इसका डिफरेंशिएशन का और अगला एप्लीकेशन देखते हैं, पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट, अब ये डिफरेंशिएशन का एक और एप्लीकेशन है। ये इस तरीके से एक पूरा डिटरमिनेंट दे दिया गया और उसके कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कराने के लिए। अब एक तो तरीका ये है कि मैं ये आर्टिकल ही नहीं पढ़ाऊँ, फिर भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे?
यहाँ पे डिटर्मिनेंट को नॉर्मल एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंशन करने के बाद ये भी एक पॉलिनोमियल है और राइट साइड भी क्या है, और दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होंगी, जब लाइक पावर के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम। जैसे कर दोगे वैल्यू निकाल देगा। तो सबसे पहला हम इसमें तीन चीज़ें सीख रहे हैं, क्या, ये कांस्टेंट, इसके पहले का कांस्टेंट और सबसे हाईएस्ट डिग्री का कांस्टेंट को डील कैसे करना है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, इनके शॉर्टकट तरीके देख रहे हैं खाली, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे कांस्टेंट टर्म निकालना है, ये टी की वैल्यू निकालनी है, तो ज़रा एक बात ध्यान से सोचो कि इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि सिर्फ कांस्टेंट बचे। एक सुटेबल वैल्यू पुट करनी होगी और वो सुटेबल वैल्यू बिल्कुल फिक्स होगी। ये देखो एक क्वेश्चन किस में है, लैम्डा में है कि नहीं, तो जब ये लैम्डा में दिख रहा है तो लैम्डा के प्लेस पे अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो सिर्फ टी बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये पूरे एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दी गई, तो ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये 3 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, -4 हो गया, -2 हो गया, 4 हो गया, 0, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ टी। अब यहाँ से अर्थमेटिक सॉल्व करके टी की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, जिससे हमारा पहला आंसर आ जाएगा। अब अर्थमेटिक सॉल्व करके फटाफट आंसर बोलो। तो जब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब बात यह है कि नेक्स्ट कि हमें इस s की वैल्यू को निकालना है। अब इस s की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये s कांस्टेंट नंबर बन जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। अब इसको कांस्टेंट मैं कैसे बना सकता हूँ, तो इसको कांस्टेंट मैं बना सकता हूँ कि जब मैं ऐसा क्या कर दूँ, डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके टर्म में, लैम्डा, तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट का भी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, लैम्डा, और लैम्डा इसमें सब जगह प्लेस पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस वजह से जो डिफरेंशिएशन होगा वो या तो मैं रो वाइज करूँ चाहे कॉलम वाइज करूँ, पूरा का पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको रो वाइज डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, ये 2 लैम्डा प्लस 3, ये क्या आ गया 1। अच्छा एक बात और भी ध्यान रखो, इससे तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जब लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इधर तो सिर्फ s बचेगा, और कांस्टेंट नंबर जब बचा है तो मैंने बताया कि उसकी वैल्यू निकालने के लिए अदर प्लेस पे क्या पुट कर देना है, लैम्डा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0। तो इसलिए डिफरेंशिएशन हुआ और साथ में इसकी वैल्यू भी पुट करते जा रहे हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन ये हुआ बचेगा 3, लैम्डा की जगह 0 हो गया तो बचा फाइनल क्या 3। और अब सिमिलरली यहाँ भी 0 हुआ तो ये 1 1 -4 -2 4 0। अब सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन होगा, सेकेंड रो इसका डिफरेंशिएशन होगा और बाकी के प्लेस पे क्या जाएगा 0। अब इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा 1, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो सिर्फ क्या आएगा -2, इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या 1, और यहाँ लैम्डा के प्लेस में कोई लैम्डा का टर्म ही नहीं बचा तो इसलिए इस प्लेस पे 0 जाएगा नहीं। और उसके बाद फिर यहाँ लैम्डा के प्लेस पे 0, यहाँ 0 और ये 0। फिर अब उसके बाद क्या होगा, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा। अब जब थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा तो फर्स्ट सेकंड रो पे तो पहले 0 पुट हो चुका है लैम्डा के प्लेस पे, तो ये 0 -1 3 1 1 -4, और यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या बचा 1, और 1 बच रहा है तो सिर्फ कांस्टेंट नंबर बच रहा है, तो एट द पॉइंट वैल्यू इसमें पुट होगी नहीं, क्योंकि जब कांस्टेंट नंबर बचता है तो वही एट द पॉइंट वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पर भी, सिमिलरली यहाँ 3 बचेगा। और अब राइट साइड जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये क्या हो गया भाई, इसका डिफरेंशिएशन का 4p लैम्डा क्यूब, लेकिन 0 हो चुका होगा। सिमिलरली ये भी क्या हो चुका है 0, सिमिलरली ये भी क्या हो चुका है 0, बचेगा सिर्फ क्या s, और आगे t का भी डिफरेंशिएशन क्या 0। अब यहाँ से अर्थमेटिक सॉल्व कर देंगे जिससे हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो s का वैल्यू 60, ये क्या कहते हैं कि इसका पहले का 62, इसका 2 और लास्ट 7, तो फाइनल s का वैल्यू क्या रहेगा 71। अब उसके बाद बात आती है p की वैल्यू को कैलकुलेट करना। p की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते। पहला कि मैं तब तक डिफरेंशिएशन करता रहूँ जब तक ये p कांस्टेंट ना बन जाए, वो तो तरीके से कभी करना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि केवल इसको एक कांस्टेंट बनाने के लिए कितने डिटरमिनेंट बन गए थे 3, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने बनेंगे, तो इसका मतलब वहाँ पर हमें ये काम नहीं करना है। तो जब सबसे हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट अगर मुझे निकालना है तो इसका दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा तरीका ये होगा कि अगर ये कांस्टेंट बन जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, तो इसको कांस्टेंट बनाना है।
तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लैम्डा पे पावर 4 कॉमन करना पड़ेगा कि नहीं, और लैम्डा पे पावर 4 अगर मैं कॉमन कर लेता हूं तो ये दिस अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी क्यू बाई लैम्डा क्यू, आर बाई लैम्डा स्क्वायर, एस बाई लैम्डा क्यूब, और उसके बाद टी बाई लैम्डा टू द पावर 4। अब यहां से भी हमें लैम्डा पे पावर 4 बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड तब कैंसिल होगा। अब इसके लिए क्या करता हूं मैं, फर्स्ट रो से लैम्डा स्क्वायर कॉमन कर लिया। अब जब फर्स्ट रो से मैंने लैम्डा स्क्वायर कॉमन किया तो ये 1 प्लस 3 बाई लैम्डा, और लैम्डा स्क्वायर कॉमन कर रहा हूं तो ये कितना रहेगा 1 बाई लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 बाई लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा स्क्वायर। सिमिलरली यहां से जब कॉमन हुआ, यहां से मैंने लैम्डा कॉमन किया, क्यों, क्योंकि मुझे तो पावर 4 बनानी भाई, हाईएस्ट डिग्री यहाँ 2 दिख रही इसलिए 2 कॉमन कर लिया, यहाँ पर लैम्डा दिख रही है सब में तो लैम्डा कॉमन कर लिया, तो ये 1 प्लस 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा माइनस 2, 1 माइनस 4 बाई लैम्डा, और ये 1 माइनस 2 बाई लैम्डा, 1 प्लस 4 बाई लैम्डा, और अब थर्ड रो से भी मैंने क्या किया है, लैम्डा कॉमन किया है, तो ये आ गया, तो ये लैम्डा पे पावर 4 दोनों साइड से कैंसिल हो गया। और अब सोचते हैं कि मैं लैम्डा के प्लेस पे क्या वैल्यू रखूं कि सिर्फ पी बचे, तो तुरंत दिमाग में बात आ गई कि पी लैम्डा के प्लेस पे मैं इन्फिनिटी रख दूं, और जैसे इन्फिनिटी रखूंगा तो खाली पी बचेगा कि नहीं, तो यहाँ जब इन्फिनिटी रख दिया तो ये क्या बचेगा 1, और ये 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस, तो ये क्या होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो उसको अलग से तुम सॉल्व कर लोगे। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को याद है कि हम लोग क्या कर लेते थे, एलसीएम ले लेते थे, तो यहाँ से लिमिट लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी लैम्डा माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, फाइनली इसमें एल हॉस्पिटल लगा दोगे तो ये 1 अपॉन 2 लैम्डा, यहाँ पे लिमिट पुट कर दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो ये 0 हो गया। सिमिलरली ये भी क्या आ जाएगा 0, ये 1, ये माइनस 2, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 3, और इधर जो राइट साइड बचेगा वो सब आगे क्या हो चुके होंगे 0, तो बचेगा सिर्फ क्या p, और अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जैसे मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी। वो यहाँ नहीं सही है, इसमें क्या कहते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का कोई फॉर्म ही नहीं, क्योंकि लैम्डा की जगह क्या कर रहे हैं इन्फिनिटी, तो इसलिए 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट विमिट वाला प्रोसेस की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, वो तो बस अगर लैम्डा टेंस टू क्या हो रहा है तो 0, तब फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज मुझे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, तो p की वैल्यू कितनी आ गई -6, तो ये जाके कांस्टेंट की कैलकुलेशन का काम हो गया, कितना -7, तो -7 लिख दो। जो इसका थर्ड मेथड है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं, वो तरीका ये है कि p टू दी पावर 4 का ही तो कोफिशिएंट है, तो मैं पूरे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करता हूँ, और एक्सपेंड करने के साथ साथ ये सोचता हूँ कि मुझे पावर 4 सिर्फ कहाँ मिलेगी। अब अगर मान लो मुझे एक्सपेंड करता मैं, तो ये पूरा टर्म यही होता कि नहीं होता, इसको मैंने नॉर्मल फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर दिया। अब जब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ पूरा, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ ध्यान लैम्डा पे पावर 4 पे है, उससे लेस डिग्री की तरफ ध्यान ही नहीं। अब अगर मैं मान लो नेक्स्ट टर्म अगर लिखता भी हूँ यहाँ पर, जो कि नहीं लिखूंगा, इसको लिखने के बाद ये टर्म और ये टर्म रहेगा, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो लैम्डा स्क्वायर ही मिलेगा, और बाहर ये लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम जो डिग्री मिलेगी जाके वो क्या मिलेगी 3, चाहे मैं इधर से भी कर लूँ, तो यानी कि ये टर्म तो हमारे लिए मीनिंगलेस है। अब ऐसे ही अगर मैं प्लस लास्ट वाले टर्म की बात करता हूँ लैम्डा प्लस 3, तो यहाँ से जब मैं शुरुआत करता हूँ तो ये लैम्डा प्लस 3 इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो हाईएस्ट डिग्री क्या मिलेगी 2, और बाहर क्या लैम्डा, तो मिलके क्या हो गई 3। तो सिमिलरली इधर भी करता हूँ तो भी क्या डिग्री आएगी 3, तो ये टर्म भी मेरे लिए क्या है मीनिंगलेस। तो अब मेरा पूरा एम तो जो है केवल और केवल पावर 4 पे है, तो ये पावर 4 तभी बना पाएगा जब लैम्डा स्क्वायर
और अंदर भी जो टर्म बचे वो सब किसके हो, लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करने में मिलेगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर, लेकिन आगे क्या लगा, माइनस। तो कुल मिला के ये जो मिल गया ये कितना मिल रहा है, 7 लैम्डा स्क्वायर। और बाकी के आगे टर्म से हमें क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, और बाहर इस लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि लैम्डा की पावर 4 मिल जाएगा कि नहीं, और उसका कोफिशिएंट क्या मिलेगा, 7 माइनस, और आगे टर्म से हमें कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से भी सोच के निकाला जाता है, एक ये भी मैकेनिज्म होता है निकालने का। तो ये तीसरा तरीका था। अब डिफरेंशिएशन का एक और एप्लीकेशन खत्म हुआ, नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन बताते हैं, नोट कर लेंगे इसको। तो अब ये डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट ये एप्लीकेशन है। पहला तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने वाला, अब ये सेकंड एप्लीकेशन है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द डिटर्मिनेंट। अब अगर मुझे नहीं पता तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो कैलकुलेट ऐसे होगी कि ये बाइनोमियल थ्योरम हमें पता है 1 + x होल की पावर n, इसको एक्सपेंड करो लेकिन उतना ही रखो जिससे सिर्फ क्या मिल पाए, कोफिशिएंट ऑफ x, और सॉल्व कर लो, निकल के आ जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसानी से पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर जब कभी भी पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल मैंने पॉलिनोमियल बोला है, डिटर्मिनेंट नहीं बोला है, लेकिन एक्चुअल में ध्यान से देखो, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो एक पॉलिनोमियल का ही तो शेप आएगा। तो कोई भी डिटर्मिनेंट तुम सॉल्व कर रहे हो, उस डिटर्मिनेंट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो पॉलिनोमियल के शेप में लिख सकता हूँ। क्या होता है इसकी वैल्यू, डेल्टा 0 और ये डेल्टा डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 x प्लस डेल्टा डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, डेल्टा ट्रिपल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनिटी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमने लिमिट में मैक्लॉरिन सीरीज जो पढ़ाई थी ये वही तो है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी का भी कोफिशिएंट निकाल सकता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है क्या, क्यूब, तो नीचे भी 3, यहाँ भी क्या 3। तो अगर मैं यहाँ से बोलना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n इन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, nth डेरिवेटिव किस पे, एट x इक्वल टू 0 अपॉन फैक्टोरियल n। तो यानी कि अगर मुझे इसमें कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देना है और डिवाइड बाय फैक्टोरियल n, और डिफरेंशिएशन जो होगा किस पे होगा, एट x इक्वल टू 0। अब लेकिन इतना बड़ा डिटर्मिनेंट लिखा है इसलिए मैं करूंगा नहीं पूरा, सब मन में सोचते चलेंगे। अगर फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान से सोचना, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन होगा तो सेकंड और थर्ड रो तो सेम रहेंगी, फिर सेकंड का होगा तो फर्स्ट थर्ड सेम रहेगी, फिर थर्ड का डिफरेंशिएशन होगा तो फर्स्ट सेकंड रो सेम रहेगी कि नहीं, और ये सारा डिफरेंशिएशन किस पे निकालना है, 0 पे। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन हुआ और उसके बाद तुमने पॉइंट पुट किया तो यहाँ जो भी बना हुआ, लेकिन ये बात कंफर्म है कि यहाँ x के 0 जाने के बाद ये पूरा रिजल्ट 1 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। सिमिलरली थर्ड रो भी क्या बनेगी, 1 1, और डिटरमिनेंट में 2 रो सेम है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करूंगा, पॉइंट पुट करूंगा, तो पॉइंट तो हर जगह पुट होगा, तो इसका रिजल्ट क्या बना रहे हैं उस पर सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि फर्स्ट रो और थर्ड रो की वैल्यू क्या होगी, 1। और सिमिलरली अब क्या होगा, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा, अब थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा उसके बाद पॉइंट पुट करेंगे, तो थर्ड रो में क्या लिखना है वो अलग बात है, लेकिन जब यहाँ पॉइंट पुट होगा तो क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकेंड रो की वैल्यू क्या होगी, फिर से 1 1 बन जाएगी, और डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू क्या है, 0। तो डेल्टा डैश 0 का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ n दिस यानी क्या हो गया, 0 आंसर। तो ये था इसका अगला एप्लीकेशन, इसको नोट कर लेंगे, फिर अगला एक एप्लीकेशन और बताते हैं। तो अब एक तो ये फिर से वही बात है कि डिफरेंशिएशन में वहीं पे ख़त्म कर सकते थे हम लोग, लेकिन एक बात ज़रा ध्यान दो, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चाहता हूँ, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि P Q R जो है 3 पॉलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री 2 है। तो एक तो तरीका ये कि मैं एक P पॉलिनोमियल अपने मन से एज्यूम करवा दूँ सबको, ये हो गई, ऐसे Q भी एज्यूम करा दी गई, और ऐसे ही R ऑफ X भी एज्यूम करा दी गई कि ये LX स्क्वायर प्लस MX प्लस जो n है,
और फिर इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल लो, सेकेंड डिफरेंशिएशन निकाल लो, सिमिलरली इनका भी निकाल लो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, तो इसको हम लोग कैसे आसान कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन और जानेंगे। ज़रा यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, उसकी तरफ ध्यान से सोचेंगे। जैसे ये y = x² लिखा, मैंने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया dy/dx, कितना है 2x। फिर मैंने इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन किया, 2 आ गया। एक डिफरेंशिएशन और लिख रहा हूँ मैं, y = x³। फिर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, सेकेंड डिफरेंशिएशन किया और एक और डिफरेंशिएशन किया। तो मैं यहाँ से कहना क्या चाह रहा हूँ, खाली डिफरेंशिएशन नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जरा बताओ डिफरेंशिएशन कितनी देर के बाद कांस्टेंट आया, ये डिफरेंशिएशन कितनी बार। तो क्या आप लोगों ने सीखा कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दी गई है तो वो डिफरेंशिएशन कितनी बार डिफरेंशिएट करने के बाद कांस्टेंट बन रहा है, जितनी बार डिफरेंशिएट करने के बाद वो कांस्टेंट बनेगा उसका डिग्री वही होगा। यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट किया इसलिए 2 बार डिफरेंशिएशन होने के बाद कांस्टेंट आया इसलिए डिग्री 2। यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ तब वो कांस्टेंट आया तो डिग्री क्या 3। देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान, यहाँ 0 नहीं है, क्या नहीं है, क्योंकि अगर थर्ड करता है तो 0, यहाँ फोर्थ करता है तो क्या 0, कांस्टेंट बनने की बात है। अब जैसे मुझे ये क्वेश्चन मिला तो मैं इस क्वेश्चन में करता क्या कि इसको मैं डिफरेंशिएट करना शुरू करता। मैंने ये मान लिया कि ये डेल ऑफ x है। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता तो अब इस पर डिफरेंशिएशन, ये तो बात समझ में इतनी देर में आ चुकी कि इसका डिफरेंशिएशन रो वाइज करेंगे तभी फायदा होगा। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया रो वाइज। अच्छा, अब मैं रो वाइज डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो जरा ध्यान से सोचो, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन हुआ, सेकेंड और थर्ड सेम रही, तो इसका मतलब ये पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो चुकी। अब उसके बाद अब मैंने सेकेंड का भी किया, और जब सेकंड का किया तो सेकंड रो का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट और थर्ड सेम रहेगी। अब ये दोनों भी क्या सेम, तो उसकी वैल्यू भी क्या। अब उसके बाद थर्ड रो का भी डिफरेंशिएशन होगा, और जब थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा तो ये ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि नहीं, और इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ये लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि px qx rx जो पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री क्या है 2, और सेकेंड डिग्री का अगर कोई डिफरेंशिएशन डिग्री है तो उसका थर्ड डेरिवेटिव हमेशा ही क्या मिल देगा 0। तो इसलिए इस डिटरमिनेंट की थर्ड रो 0 बन जाएगी, और थर्ड रो 0 तो डिटरमिनेंट में एक रो 0 तो उसकी वैल्यू भी क्या 0। तो इसका मतलब डेल्टा डैश x जो हो गया वो क्या मिल गया 0। यानी कि आप जरा ध्यान से सोचो, ऐसी कौन सी चीज़ होती है मैथमेटिक्स में जिसको डिफरेंशिएशन पहला ही डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, तो वो कौन सी चीज़ होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है कि नहीं, और जैसे किसी ने कांस्टेंट लिखा तो उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो यानी कि इस पूरे की जो डिग्री है वो क्या है 0 है। तो ऐसे निकाला जाता है। ये अगला एक अप्रोच था, नोट करेंगे। तो लास्ट डिफरेंशिएशन का एक लास्ट एप्लीकेशन और होता है रिपीटेड रूट्स के ऊपर। देखो, अगर किसी इक्वेशन में मान लो n रूट रिपीट कर रहे हैं, n रूट, तो और सपोज कर लेते हैं वो n रूट क्या है अल्फा है, तो यानी उस इक्वेशन को x माइनस अल्फा होल टू द पावर n इंटू जी एक्स का फॉर्म लिख सकते हैं। क्यों हमने ऐसा इसलिए लिख दिया है क्योंकि n रूट रिपीट कर रहे हैं तो वो कॉमन हो गया, उसके बाद जो भी बचा हो। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ तो यहाँ पे रूट कितने रिपीट हो रहे हैं इस वाले इक्वेशन में n। अब मैं जैसे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन मुझे ऐसे मिलेगी, और अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो टोटल से n-1 कॉमन हो जाएगा। और अब मैं क्या देख रहा हूं कि f(x) में n रूट रिपीट कर रहे थे,
इस बार कितने रूट रिपीट कर रहे हैं? n-1 रूट्स। तो क्या सीखे हम लोग ये सीखे कि अगर किसी क्वेश्चन में n रूट हैं तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन में n-1 रिपीटेड रूट होंगे। सिमिलरली अगर मैं इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन कर दूं तो उसमें n-2 कॉमन आ जाएगा, तो सेकेंड डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट n-2 रिपीटेड रूट, थर्ड डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट n-3 रिपीटेड रूट। अब मान लो किसी ने हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन बना दिया क्या कि ये fx है, हमने कहा fx डिवाइड बाई gx। तो अब इसके सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं। क्या? एक तो ये है कि fx को तुम gx से डिवाइड ही करो और रिमाइंडर 0 लेके आओ, लेकिन हम लोग में पास तो ऐसा होने वाला नहीं कुछ, कि डिवीजन थोड़ी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिवाइड करो रिमाइंडर 0 है। तो अब इस चीज़ को अगर कोई दो चीज़ें, मान लो एक डिटर्मिनेंट ये है, एक डिटर्मिनेंट ये है, और हम कैसे ये बता पाएंगे कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट यानी कि fx डिटर्मिनेंट जो है वो gx डिटर्मिनेंट से डिविजिबल है। तो हमको तुरंत एक बात और याद आएगी, कौन सी? क्लास 10th की, कि अगर मैं ये बता दूं कि ये fx जो है डिविजिबल बाई gx अगर है, तो मैं ये डिविजिबिलिटी ना दिखा के ये दिखा दूं कि इनका कॉमन रूट अल्फा है। अगर इनका कॉमन रूट अल्फा है तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और अल्फा इसको भी, तो इसका मतलब fx डिविजिबल बाई क्या? gx। तो जब कभी भी दो एक्सप्रेशन मुझे ये दिखाने डिविजिबल हैं तो मैं उनको डिवाइड करने नहीं बैठूंगा, मैं दिखाऊंगा उनके बीच में रूट क्या है? कॉमन। और रूट कॉमन कहाँ से? ऐसे निकालेगा कि अगर किसी क्वेश्चन में n रूट हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव में कितने रूट रिपीट होंगे? n-1। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करके भी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट के लिए। इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग ये टॉपिक ख़त्म करेंगे।